ये टाइम ट्रैवल की समय यात्रा की एक ऐसी कहानी है जिसके डायरेक्टर ने एक नहीं बल्कि 4 अलग अलग क्लाइमेक्स लिखे, जो इस कहानी को दूसरी कहानियों से पूरी तरह से अलग करती है। बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द बटरफ्लाई इफेक्ट। इस कहानी की शुरुआत में एक लड़के को दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल के स्टाफ से भाग रहा होता है। भागते भागते वो एक जगह छुप जाता है और वहां पर वो एक नोट लिखता है जिसमें वो लिखता है कि अगर मैं सब कुछ दोबारा से शुरू कर पाया तो हो सकता है कि मैं उसे बचा सकूं। और इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है और वही लड़का जो हॉस्पिटल के अंदर छुपा हुआ है वो अभी बहुत छोटा है। इस लड़के का नाम इवान है जिसके पास एक डॉग भी होता है। इवान अपनी मॉम के साथ रहता है और उसकी मॉम जब उसे स्कूल छोड़ने के लिए जाती है तो इवान की टीचर कहती है कि मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ, और वो उसे एक ड्राइंग दिखाती है जो इवान ने बनाई होती है। ये एक बहुत ही डिस्टर्बिंग ड्राइंग होती है। इवान की टीचर बोलती है कि जब मैंने उससे पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया तो उसने कहा कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। इवान की मॉम इवान को डॉक्टर के पास ले जाती है और जब डॉक्टर उसका पूरा चेकअप करता है तो उसकी रिपोर्ट पूरी तरह से नॉर्मल आती है। डॉक्टर कहता है कि इसे बस थोड़ा सा स्ट्रेस है। इवान की मॉम उसे घर ले आती है और उसी दिन इवान की मॉम देखती है कि उसके हाथ में एक बहुत बड़ा चाकू है। इवान की मॉम इवान से पूछती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। इवान कहता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। दरअसल इवान के साथ जब भी ऐसा कुछ होता है तो उसे ब्लैकआउट हो जाता है जिसकी वजह से उसे कुछ याद नहीं रहता। इवान की मॉम उसके लिए परेशान है, इसीलिए वो काम पर जाने से पहले इवान को अपने पड़ोस के घर में छोड़ देती है जहां पर जॉर्ज नाम का एक आदमी है। और जॉर्ज की जो बेटी है जिसका नाम केली होता है वो इवान की बहुत अच्छी दोस्त है। वो एक्साइटेड होकर इवान को कहती है कि डैड हमारी मूवी बना रहे हैं, और इसके बाद क्या होता है इवान को कुछ पता नहीं चलता। और जब वो अपनी सेंसेस में अपने होश में आता है तो वो देखता है कि उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं होता और ना ही कैली के शरीर पर होता है। और कैली के जो डैड हैं वो इन दोनों की फोटोग्राफी बना रहे होते हैं। इस बात से केली पूरी तरह से सदमे में होती है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं। इवान को जब जब भी ब्लैकआउट होता है वो उस घटना को अपनी नोटबुक में लिख लेता है। अब इवान की मॉम इवान को उसके डैड से मिलवाने के लिए ले जाती है जो कि एक मेंटल असाइलम में होते हैं, यानी कि उसके पिता की दिमागी हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी है। और जब वो अपने पिता से मिलता है तो उसके पिता उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहां पर सिक्योरिटी आ जाती है जो इवान को बचाने के लिए उसके पिता के सिर पर पीछे से जोर से हमला करती है, जिस वजह से उसके पिता की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर भी इवान को ब्लैकआउट हुआ होता है। अब कुछ वक्त बीत जाता है और एक दिन दिखाया जाता है कि इवान, कैली का ब्रदर टॉमी और इन्हीं का एक दोस्त जिसका नाम लैनी होता है, ये सब के सब एक घर के बाहर जाते हैं। इनके पास एक डायनामाइट होता है जो इन्हें कैली के घर पर मिला था, और लैनी उस डायनामाइट को एक घर के बाहर जो लेटर बॉक्स होता है उसके अंदर रख देता है और ये चारों के चारों दूर खड़े हो जाते हैं। तभी वहां पर एक लेडी आती है जिसके पास एक छोटा बच्चा भी होता है, और जैसे वो लेटर बॉक्स के पास पहुंचती है वो डायनामाइट फट जाता है जिससे उस लेडी की और उसके बच्चे की मृत्यु हो जाती है, जिस वजह से चारों के चारों डर कर वहां से भागना शुरू कर देते हैं। लैनी ने बॉम्ब को लेटर बॉक्स के अंदर रखा था, इसीलिए उसे सदमा होता है और वो बेहोश हो जाता है। और यहाँ पर इवान को एक बार फिर से ब्लैकआउट हो जाता है, उसे कुछ भी याद नहीं होता कि क्या हुआ। पर इवान की मॉम को लगता है कि वो झूठ बोल रहा है, इसीलिए वो हिप्नोसिस के जरिए उससे सच उगलवाना चाहती है। लेकिन हिप्नोसिस करने के बाद भी इवान वही बताता है जो उसने कहा था। दरअसल सच में उसे कुछ भी याद नहीं आता। अब एक दिन इवान, केली और उसका जो भाई टॉमी होता है, तीनों के तीनों मूवी देखने के लिए जाते हैं, जहां पर इवान एक बार फिर केली से पूछता है कि उस दिन क्या हुआ था। वो कहती है कि तुम बहुत लकी हो, तुम्हें याद नहीं है। ये दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं, इसीलिए ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। पर तभी वहां पर केली का भाई टॉमी आ जाता है। वो इन दोनों को किस करते हुए देख लेता है और अंदर ही अंदर गुस्से से भर जाता है। उसके दिल में बदले की आग होती है, इसीलिए वो इवान के डॉग को एक बोरी के अंदर बंद करके ऊपर से आग लगा देता है। उस वक्त वहां पर इवान, केली और इनका दोस्त लैनी भी होता है, लेकिन यहाँ पर इवान को एक बार फिर से ब्लैकआउट हो जाता है, इसीलिए उसे कुछ भी याद नहीं रहता कि यहाँ पर क्या हुआ। साथ ही साथ टॉमी ने उसे और केली को दोनों को बहुत बुरी तरह से मारा भी हुआ होता है। वहीं दूसरी तरफ इवान की मॉम ने उस बॉम्ब वाली घटना के बाद यहाँ से शिफ्ट करने का फैसला कर लिया होता है, और जब वो अपने बेटे के साथ यहाँ से हमेशा के लिए जा रही होती है तभी वहां पर भागते हुए केली आती है।
इवान एक पेपर पर लिखता है, आई विल कम बैक फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए वापस आऊंगा। और इवान हमेशा के लिए इस जगह से चला जाता है। धीरे धीरे वक्त बीतता और 7 साल बीत जाते हैं और इन 7 सालों में इवान और कैली कभी नहीं मिले और ना ही इवान को इन 7 सालों में ब्लैकआउट हुआ। एक दिन इवान अपने रूम में एक लड़की को लेकर आता है और वो लड़की इवान की उसी डायरी को उठाती है जिस डायरी में वो अपनी बचपन की उन यादों को लिखता था जब उसे ब्लैकआउट हुआ करता था। वो लड़की इवान को उस डायरी से कुछ पढ़ने के लिए कहती है और जब इवान उस डायरी से उस इंसिडेंट को पढ़ता है जिस इंसिडेंट में कैली के भाई टॉमी ने उसके कुत्ते को जलाकर मार दिया था, तो उसे एक बार फिर से ब्लैकआउट हो जाता है और वो टाइम ट्रेवल करके उसी जगह पहुंच जाता है, यानी कि अपने बचपन में। और वो देखता है कि बोरी के अंदर कुछ है जिसे लैनी खोलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन टॉमी उसे मना करता है और इसके बाद वो उस बोरी में आग लगा देता है। इससे पहले कि वो देख पाता कि उसके अंदर कुछ था, उसकी आंख खुल जाती है और वो वापस प्रेजेंट में उसी जगह पर आ जाता है जहां पर उसके सामने वो लड़की बैठी है। वो लड़की इवान को कहती कि शायद तुमने कोई बुरा सपना देखा। इवान कहता है सपना नहीं बल्कि कुछ और था। इसके बाद वो सीधा लैनी के पास जाता है जो बचपन में उसका दोस्त हुआ करता था। वो लैनी से पूछता है कि उस दिन वहां पर क्या हुआ था। लैनी कहता है कि मैं रस्सी नहीं खोल पाया। वो लैनी से और भी बहुत कुछ जानना चाहता है लेकिन लैनी उसे बताने से मना कर देता है। दरअसल लैनी की दिमागी हालत पूरी तरह से स्टेबल नहीं है। इवान वापस अपने रूम में आ जाता है और अब वो अपनी डायरी से उस इंसिडेंट को पढ़ता है जहां पर लैनी ने लेटर बॉक्स के अंदर बॉम्ब रखा था। और जब वो उस इंसिडेंट को पढ़ता है तो वो टाइम ट्रेवल करके बचपन में पहुंच जाता है और इस बार वो सब कुछ साफ साफ देख पाता है कि किस तरह से वो लेडी लेटर बॉक्स के पास आती है और बॉम्ब ब्लास्ट में उसके और उसके बच्चे की मृत्यु हो जाती है। लैनी इस घटना से पूरी तरह से बदहवास होता है और एक यही कारण होता है कि प्रेजेंट में उसकी दिमागी हालत पूरी तरह से स्टेबल नहीं होती। इसके बाद इयान अपनी मॉम से मिलता है। उसकी मॉम उसे एक पामिस्ट के पास ले जाती है ताकि उसके भविष्य के बारे में जान सके। वो पामिस्ट जब उसका हाथ देखती है तो पूरी तरह से हैरान हो जाती है। वो कहती है कि तुम्हारी लाइफ लाइन नहीं है, ना ही तुम्हारे अंदर आत्मा है, ना ही तुम्हारे भविष्य का कुछ पता है, तुम इस दुनिया से बिलोंग नहीं करते। इवान उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और उसी रात को कैली से मिलने जाता है। 7 सालों के बाद कैली उसे देखकर बहुत खुश होती है। वो कैली से कहता है कि तुम हमेशा एक वंडरफुल लड़की थी और वो कैली से उस इंसिडेंट के बारे में पूछता है जब कैली के पिता इवान की और कैली की फोटोग्राफी वीडियो बना रहे थे और इवान को ब्लैकआउट हो गया था, इसीलिए उसको कुछ भी याद नहीं होता। इस सवाल से कैली पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाती है क्योंकि उसकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं है। वो कहती है कि तुम इतने सालों के बाद आए और तुम ये सवाल पूछ रहे हो, अगर मैं एक वंडरफुल लड़की थी तो तुम मुझे कभी लेने क्यों नहीं आए, तुमने मुझे कभी कॉल क्यों नहीं किया। और ये कहकर वहां से भागती हुई चली जाती है। और अगली रात को इवान को कैली के ब्रदर टॉमी का रिकॉर्डेड कॉल मिलता है जिसमें टॉमी कहता है कि तुमने मेरी बहन से क्या कहा। वो 1 घंटे तक रोती रही और उसने कर लिया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इस बात से इवान को बहुत दुख होता है और एक बार फिर से वो अपनी डायरी पढ़ता है। वो उसी इंसिडेंट को पढ़ता है जिस इंसिडेंट में कैली के पिता ने कैली और इवान की पोर्नो वीडियो बनाई थी। दरअसल इस घटना का कैली के दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ा था और जैसे वो उस पेज को पढ़ता है वो टाइम ट्रेवल के जरिए उसी वक्त में पहुंच जाता है और इस बार कपड़े उतारने से पहले वो कैली के पिता को कहता है, अगर तुमने ऐसा किया तो इससे तुम्हारी बेटी के दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ेगा और आगे चलकर वो सुसाइड कर लेगी। तुम्हें एक अच्छा पिता बनना चाहिए। उसकी आवाज में गुस्सा और कॉन्फिडेंस होता है और कहीं ना कहीं कैली के पिता को समझ में आ जाता है कि जो वो कह रहा है वो सही है, इसीलिए वो उनका वीडियो नहीं बना था। साथ ही साथ इवान ये भी कहता है कि तुम्हारा बेटा टॉमी बहुत बदतमीज है, तुम्हें उसे कुछ डिसिप्लिन सिखाना चाहिए। और इसके बाद इवान की आंखें खुल जाती है और आंखें खुलने के साथ ही उसके दिमाग में बहुत सारी नई यादें बनना शुरू हो जाती है और उन यादों में वो देखता है कि कैली और वो साथ साथ बड़े हुए। इवान ने कभी उस जगह को छोड़ा ही नहीं। दरअसल इवान ने पास्ट में जाकर जो भी कैली के पिता को कहा था, इससे पूरा भविष्य बदल गया और अगले पल कैली उसी के बगल से उठती है, यानी कि वो उसी के साथ सो रही होती है। ये अब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। और जब इवान कैली को शादी के लिए प्रपोज करता है तो कैली के भाई टॉमी को इससे बहुत गुस्सा आता है और वो उससे लड़ने के लिए आता है और इन दोनों के बीच में हाथापाई होती है। इस हाथापाई में टॉमी की मृत्यु हो जाती है जिस वजह से पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। जेल में इवान से
मिलने के लिए उसकी मॉम आती है। इवान अपनी मॉम से अपनी डायरी मंगवाता है और इस बार डायरी में वो उस इंसिडेंट को पढ़ता है जब टॉमी ने उसके कुत्ते को जला दिया था। यहाँ पर वो लेनी को एक कांच का टुकड़ा देता है ताकि वो रस्सी को काट सके, पर घटनाक्रम उस तरह से नहीं घटता जिस तरह से इन्होंने सोचा होता है। इवान टॉमी को अपने कुत्ते को छोड़ने के लिए कन्विंस कर लेता है, पर तभी पीछे से लेनी आता है जिसके हाथ में कांच का टुकड़ा है और वो उस कांच के टुकड़े से टॉमी को मार देता है। दरअसल लेनी की वजह से जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था जिसमें एक औरत और उसका बच्चा मर गया था, वो अभी भी उसी जोन उसी सदमे में होता है। उसे कुछ पता नहीं चलता कि वो क्या कर रहा है। यहाँ पर वो कैली के चेहरे पर एक बहुत गहरा घाव भी देता है और अगले पल इवान की आंख खुल जाती है। तभी उसकी यादें बनना शुरू हो जाती हैं और वो लेनी से मिलने जाता है जो कि अब पूरी तरह से पागल हो चुका है। उसके हाथ पैर बांधे हुए वो पागल खाने में है। टॉमी की मृत्यु हो चुकी है और साथ ही साथ कैली अब एक प्रोस्टिट्यूट है। यहाँ पर इवान को यह भी पता चलता है कि जब वो अपने पिता से मिलने के लिए गया था तो उसके पिता ने उसे मारने की कोशिश क्यों की थी। दरअसल उसके पिता को पता चल गया था कि इवान के अंदर भी वही शक्ति है जो उसके पिता के अंदर थी और उसके पिता नहीं चाहते थे कि इवान किसी भी तरह से भविष्य या भूतकाल के साथ छेड़छाड़ करे। ऐसा करना ठीक नहीं है। उसके पिता चाहते थे कि ये शक्ति उन्हीं के साथ खत्म हो जाए, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि इवान के अंदर भी ये शक्ति है तो वो उसे मारने की कोशिश करते हैं। इवान के बार बार कोशिश करने पर भी उसका प्रेजेंट अच्छा नहीं हो पा रहा होता और वो एक बार फिर से डायरी के उस पेज को पढ़ता है जिसमें वो घटना लिखी होती है जिसमें बॉम्ब ब्लास्ट में एक औरत और उसका बच्चा मर गए थे। और इवान एक बार फिर से वहां पर पहुंच जाता है और इस बार इससे पहले कि वो औरत उस लेटर बॉक्स के पास आती, इवान उसके पास पहुंच जाता है और उस औरत को वहां पर आने से रोकता है। हालांकि वो औरत वहां पर नहीं आती, लेकिन तब तक ब्लास्ट हो जाता है और इस ब्लास्ट में इवान को काफी चोट लगती है। अब इवान की आंखें खुलती है और वो देखता है कि लेनी उसका रूम पार्टनर है, पर जब वो अपने हाथ देखता है तो उसके दोनों हाथ कटे हुए होते हैं। दरअसल उस बॉम्ब ब्लास्ट में उसके दोनों हाथ कट गए थे और इस वक्त में लेनी की जो गर्लफ्रेंड होती है वो और कोई नहीं बल्कि कैली है। इवान कैली से पूछता है कि हम दोनों के बीच में दोस्ती के अलावा कोई और भी रिश्ता हो सकता था। कैली कहती कि हाँ, तुम मेरी जिंदगी के वो पहले इंसान हो जिसके बारे में मैंने सोचा था। जब मेरे मॉम और डैड का डाइवोर्स हुआ तो मुझे और मेरे भाई टॉमी को चॉइस दी गई कि हमें किसके साथ रहना है। मैं हमेशा से अपनी मॉम के साथ रहना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी वजह से मैंने अपने डैड के साथ रहना मंजूर किया ताकि मैं हमेशा तुम्हारी दोस्त बन के तुम्हारे साथ रह सकूं। इवान कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। इसके बाद इवान अपनी मॉम से मिलने के लिए जाता है जो हॉस्पिटल में होती है। उन्हें लंग कैंसर होता है। दरअसल जब ब्लास्ट में इवान के दोनों हाथ कट गए तो इस बात से इवान की मॉम को बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती है और वो लगातार सिगरेट पीना शुरू कर देती है और जिस वजह से आज उन्हें लंग कैंसर है। इवान अपनी मॉम को कहता है कि मॉम आप चिंता मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। उसकी मॉम कहती है कि तुम अपने डैड की तरह बात कर रहे हो। इवान हॉस्पिटल से वापस अपने रूम में आ जाता है और वो अपनी डायरी में एक बार फिर से उसी इंसिडेंट को पढ़ता है जहां पर इवान की और कैली की पोर्नोग्राफी उसके पिता बना रहे होते हैं। पर इस बार वो उसके पिता को समझाने के लिए वो डायनामाइट निकाल लेता है जिसके फटने से वो अपाहिज हो गया था, क्योंकि अगर ये डायनामाइट यहीं फट गया या कैली के पिता ने इसे यहाँ से कहीं और रख दिया तो कभी भी उसके हाथ नहीं कटेंगे और ना ही उसकी मॉम टेंशन में सिगरेट पीना शुरू करेंगी जिससे उन्हें कभी भी लंग कैंसर नहीं होगा। इवान कैली के डैड को डराने के लिए डायनामाइट जला देता है, पर तभी वो उसके हाथ से छूट जाता है। कैली उस डायनामाइट को उठा लेती है और जैसी वो उसे उठाती है एक जोरदार ब्लास्ट होता है और इस ब्लास्ट में कैली, टॉमी और उसके पिता सब के सब मारे जाते हैं, पर इवान अभी भी जिंदा है और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो एक हॉस्पिटल में होता है। ये एक मेंटल हॉस्पिटल है। उस घटना के बाद उसकी दिमागी हालत पूरी तरह से अनस्टेबल हो गई थी और जब उसकी मॉम उससे मिलने के लिए आती है तो वो अपनी मॉम से उस वीडियो कैसेट को मंगाता है जब वो पैदा हो रहा था, यानी कि जब उसकी मॉम की डिलीवरी हो रही थी। इवान को जब वो रिकॉर्डेड फुटेज मिल जाता है तो वो हॉस्पिटल के स्टाफ से भागता हुआ एक कमरे के अंदर चला जाता है जहां पर प्रोजेक्टर होता है। वहां पर एक वुडन सेल्फ
वुल्फ होता है वो उसके नीचे छुप जाता है। और ये इस कहानी का वही सीन होता है जहां से कहानी शुरू हुई, यानी कि कहानी अब फ्लैशबैक से प्रेजेंट में आ चुकी है। इवान अपनी मॉम की डिलीवरी के वक्त का वीडियो कैसेट चलाता है और वो टाइम ट्रेवल करके अपनी मॉम की कोख के अंदर चला जाता है और उसकी जो नाभि होती है वो उसी से अपना गला घोट कर अपने आप को मार देता है, यानी कि वो पैदा हुआ ही नहीं। यहाँ पर हमें उस पामिस्ट की, उस साइकी रीडर की भी आवाज सुनाई देती है जिसने इवान को कहा था कि तुम्हारी हाथ में उम्र की कोई रेखा नहीं है, तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है, तुम इस दुनिया से बिलोंग नहीं करते। अब इवान इस दुनिया में नहीं आया, इसीलिए टॉमी और कैली के माँ बाप का जब डाइवोर्स होता है तो ये दोनों अपनी मॉम के साथ रहने के लिए चले जाते हैं, जिस वजह से इन दोनों की जिंदगी में आगे खुशियां ही खुशियां रहती है और बाकी जितने भी लोग होते हैं उनकी जिंदगी में जो भी ट्रेजेडीज होती हैं वो नहीं होती, सबकी जिंदगी पहले से खुशहाल होती है। तो इस तरह से इस कहानी का, इस फिल्म का पहला क्लाइमेक्स खत्म हो जाता है, यानी कि इस कहानी के 2 क्लाइमेक्स हैं। दूसरे क्लाइमेक्स में ये दिखाया जाता है कि जब इवान हॉस्पिटल से अपने रूम में आता है तो वो टाइम ट्रेवल करके उस वक्त में जाता है जिस वक्त में वो पहली बार कैली से मिला था, जहां पर उन दोनों की दोस्ती हुई थी। और वहां पर वो कैली से कहता है कि अगर तुम मेरे पास दोबारा कभी आई तो मैं तुम्हें मार दूंगा। कैली डर कर अपनी मॉम के पीछे चली जाती है, यानी कि इन दोनों की कभी दोस्ती होती नहीं। और जब कैली की मॉम और डैड का डाइवोर्स होता है तो कैली और उसका भाई टॉमी, वो दोनों के दोनों अपनी मॉम के साथ चले जाते हैं और इस तरह से कैली की, टॉमी की और इवान की कभी भी दोस्ती नहीं हो पाती। अगले पल इवान की आंखें खुलती है और उसके दिमाग में वो सारी मेमोरीज दोबारा से आती हैं जो बदल चुकी हैं। इवान अपनी मॉम से मिलने के लिए भी जाता है, उसकी मॉम भी अब पूरी तरह से ठीक है, ठीक उसी तरह जिस तरह से इवान के कटे हाथ भी वापस आ चुके हैं। इसके बाद इवान अपनी सारी डायरीज जिसमें उसने पिछली जिंदगी लिखी होती है, जिसके जरिए वो अपने पास्ट में जाता था, वो सब कुछ जला देता है। अब 8 साल बीत जाते हैं और एक दिन इवान जब एक ऑफिशियल बिल्डिंग से बाहर निकलता है तो उसके सामने से कैली गुजरती है। ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं लेकिन ये बात नहीं करते। इस एंडिंग को भी 2 और अलग तरीकों से दिखाया गया है। दूसरे तरीके में जब ये एक दूसरे को देखते हैं तो ये बात करते हैं। कैली इवान से पूछते क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? इवान उसका नाम लेता है और इसके बाद ये दोनों कॉफी पीने के लिए जाते हैं। तीसरे तरीके में जब ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो कैली निकल जाती है और इवान उसके पीछे पीछे चला जाता है। तो ये थी एक अनोखी टाइम ट्रेवल कहानी जिसकी एक नहीं बल्कि 4 अलग अलग क्लाइमेक्स है। ये मूवी ईयर 2004 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 7.6। इस मूवी का बजट था $13 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $97 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।